वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आइए छत्तीसगढ़ वीडियो बाड़ी में नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के निर्माण के पूरे संघर्ष की आबीती कहानियों को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपसे कहा था कि 22 अगस्त को दिल्ली में मेरी पेशी थी, जो वकीलों की हड़ताल की वजह से 16 सितंबर कर दी गई है। ये खबर मैं आपको जल्दी नहीं दे सकी क्योंकि 29 अगस्त को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मेरी सर्विस वाला मैटर लगा हुआ था, जिसकी मुझे तैयारी करनी थी। आज मैं आप लोगों को नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के जो निर्माण अभी तक हमने जितना कर लिया है, बाउंड्री वाल, सामने यहाँ कार सेवा के लिए एक कमरा बनाया हुआ है और गुरुद्वारे का कितना निर्माण हो चुका है, कुछ तंगी की वजह से आगे हम काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको घुमाती जाऊंगी। इसमें मैं अपने आप को सामने नहीं ला सकती, उसके कुछ कारण हैं, वो आप समझ जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं पूरे भारत से, अपने देश से ये विनती भी करती हूँ कि आपने हमेशा उन बेटियों के लिए आंदोलन, ज्ञापन, कैंडल मार्च किए हैं जिनको दुष्कर्म के बाद मार दिया गया है। उन बेटियों के लिए भारत के लोग कई आंदोलन करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, क्या वो मेरा साथ देख सकते हैं? मेरी FIR के लिए मैं सालों से कोर्ट में लड़ रही हूँ। दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में मेरे अपराधी साबित भी हो गए हैं, लेकिन इन्हें दोबारा पुनर्विचार के लिए मौका दिया जा रहा है। मेरी FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? मेरी कुछ वीडियो के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपनी पहचान को उजागर ना करूं, इससे मुझे परेशानी आ सकती है। उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए उनका मैं शुक्रिया करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो होना था, मेरी जो निजता उजागर होनी थी, वो हो चुकी है। जितनी होनी थी वो हो चुकी है। वो ये भी जान जाएंगे मेरी आज की वीडियो के बाद कि मैं ये लड़ाई अपने नाम से और अपनी शक्ल के साथ क्यों लड़ना चाहती हूँ। वो आज ये भी जान जाएंगे कि ये देश किसी कानून से नहीं चलता, बल्कि अमीरों के नोटों से चलता है। फिर बात किसी बेटी की आबरू की हो, या किसी की हत्या की, या किसी कौम की नस्लकुशी की हो, मैं आप सबको आज यही बताना चाहूँगी। अब मैं पूरी 2013 से लेकर 2016 तक की सारी आपबीती को बताना शुरू करती हूँ। सन 2013 में 1 जून को मुझे तेज़ बुखार था और मैं इलाज के लिए तमनार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाने के लिए अपने घर से बाहर इसी सड़क पर बस का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर हो गई, बस नहीं आ रही थी और बहुत देर के बाद एक 4 व्हीलर मेरे पास आकर रुकी। उसके ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या तमनार जाना है? मैंने हाँ बोला और मैं उस गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर जाने के बाद उस ड्राइवर ने मुझ पर कुछ स्प्रे किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। और फिर मुझे उसके बाद में कुछ मालूम नहीं कि वो ड्राइवर मुझे कहाँ ले गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक पलक पर बंधी हुई थी, मेरी आँखों पर पट्टी थी। उस दिन मेरे साथ जो हुआ मैं आपको खुलकर इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन ये सारा बयान मैंने दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में दर्ज कराया है। उस दिन मेरे साथ जो ज़्यादती हुई, उसके साथ साथ मुझसे ये कहा गया कि हम कलेक्टर को लिख कर दे दें कि ये ज़मीन हम अपनी मर्ज़ी से खाली कर रहे हैं और 5-10 लाख रुपए लेकर ये ज़मीन छोड़कर हम चले जाएं।
उन लोगों ने उस दिन मेरे सामने मेरे भाई को मारने की बात को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे भाई को मारा और हमने उनका क्या बिगाड़ लिया। और मेरी आज जो उन्होंने हालत की है, उससे मैं सारी चीज़ समझ सकती हूँ कि वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उस दिन की घटना के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब बहुत हो गया। परिवार की इज़्ज़त और ज़मीन ये अपनी जगह हैं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कुछ हूँ। उन लोगों ने बहुत सारी प्रताड़नाएं देकर मुझे मेरे घर के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं दूसरे दिन घर आई हूँ। मेरे पति उस समय ससुराल गए हुए थे, मेरे ससुराल गए हुए थे और वो उस दिन घर पर नहीं थे। 3 जून 2013 को वो लौटे। 4 जून 2013 को उन्हें सारी बात मैं बताकर पुलिस स्टेशन शिकायत देने के लिए गई। पुलिस वालों ने हमेशा की तरह फिर मुझे जलील किया और मुझे थाने से भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शोर करना ज़्यादा बढ़ गया और मैं बिना शिकायत दिए अब घर नहीं जाऊंगी, ये बोलकर मैं उस दिन डट गई। शोर की वजह से लोगों की भीड़ वहाँ जमा होने लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने मुझे रिसीविंग देकर जल्दी से वहाँ से दफ़ा कर दिया। हम दोनों घर आ गए। 5 जून 2013 को पुलिस वाले हमारे घर आए। उन लोगों ने हमारे सामने, हम दोनों के सामने मेरी शिकायत फाड़ दी। उन लोगों ने हमें धमकी दी कि अगर मैंने और आगे कुछ किया तो वो मेरे पति को नक्सली बताकर अंदर कर देंगे, जिसके बाद वो मेरा साथ देने से डर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि चुपचाप अब घर में बैठी रहो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। सन 2015 में मुझे एक और पीड़िता के बारे में पता चला, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपनी लड़ाई जिंदल के खिलाफ लड़ रही थी। उसकी और मेरी आपबीती समान थी। मैं उससे मिली, उसके वकील से मैंने अपने बारे में बात की। इस बीच भी डीके भार्गव मम्मी के पास ज़मीन के पेपर साइन कराने के लिए आया था और उसने मम्मी को ये डराया भी था कि अगर उन्होंने ये साइन करके नहीं दिए, ज़मीन नहीं दी, तो उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैंने वकील से जब बात की, मुझे लगा कि मैं अपनी लड़ाई आगे लड़ सकती हूँ। इसके बाद मैंने कानूनी सलाह लेकर क्रिमिनल रिट याचिका दायर की। नवीन जिंदल डीके भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मैंने अपनी याचिका दायर की। मेरे साथ वो दूसरी महिला भी थी। हम दिल्ली गए थे। इसके बाद हम दोनों 21/3/2016 को निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर थे। जिंदल के गुंडों ने वहाँ हमें पीटा और कुछ खाली कागज़ों पर उस महिला के अंगूठे के निशान लिए। मैंने ये सारी बात फ़ोन पर अपने वकील को बताई। ट्रेन कोसी कला में कुछ देर के लिए रुकी थी। वहाँ पर भी उन गुंडों ने आकर के उस महिला को ट्रेन से नीचे उतारने की कोशिश की। उस पर कुछ स्प्रे भी किया। ट्रेन में कुछ लोग थे जिनको मैंने कहा मेरी मदद करें। मैं उसे अब अंदर की ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई। वो लोग मेरे हाथ से मेरी फ़ाइल खींच कर ले गए, मेरा बैग छीन कर ले गए जिसमें वो फाइलें थी। वो महिला उस दिन बेहोश हो गई थी।
हमने अपने वकील को बताया। वकील ने पुलिस आयुक्त को ईमेल के द्वारा इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। बाद में हमने कोर्ट में इसकी शिकायत की और कोर्ट के आदेश पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हमारी शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हमने जो याचिका लगाई थी नवीन जिंदल और DK भार्गव पर FIR दर्ज करने और CBI से निष्पक्ष जांच के लिए, उसमें कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोर्ट को हमारी गलत रिपोर्ट दी कि ये 2 केस हैं, ये 2 केस है जो एक ही महिला अलग अलग नाम से लगा रही है। इसके बाद कोर्ट ने हमें कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए। हमसे कहा गया था कि हमारी निजता को उजागर नहीं किया जाएगा। हमें बताया गया था कि हमसे अंदर चैम्बर में कुछ पूछताछ की जाएंगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि केस CBI को देना है, सौंप दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उस दिन 7 अप्रैल 2016 को कोर्ट के हॉल नंबर 2 में डबल बेंच थी। जस्टिस जोसेफ कुरियन और जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर थे। पूरी कोर्ट में एक तरफ जिंदल के वकील भरे हुए थे, उन्हें मैं गिनती नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ मेरे वकील थे और साथ में उनके जूनियर और हम दोनों थे। कोर्ट में बिल्कुल माहौल डरावना सा हमें डराने के लिए बना दिया गया था। पहले जजों ने हमसे कई तरीके के उल्टे सीधे सवाल किए। पहले मुझसे किया, कई तरीके के उल्टे सीधे सवाल किए जो इस केस से कोई मायने नहीं रखते थे। और फिर पूरी भरी कोर्ट में मेरी पहचान को उजागर किया। पूरे कोर्ट में मुझे जलील होना पड़ा। इसके बाद जज ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, शुरू से सारी बात बताओ। मैंने बताना शुरू किया। जब मैंने कहा कि ड्राइवर ने मुझ पर कुछ स्प्रे कर दिया था, मैं बेहोश हो गई थी और मुझे नहीं पता कि वह मुझे कहाँ ले गया था। जज ने मुझे वहीं रोककर पूछा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहाँ ले जाया गया था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ ले गया था। बस इसके बाद जज ने मेरी फ़ाइल पटक दी। मैंने आगे कुछ कहना चाहा, जज ने मुझे कहने नहीं दिया। वकील ने बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जज ने बिल्कुल भी नहीं सुना। और उन्होंने कहा कि उच्च प्राधिकारी से हमें संपर्क करने को कहा और हमें उस दिन उस केस को वापस लेना पड़ा। इसके बाद मैं अपने घर आ गई थी, लेकिन मैं बहुत डर डर कर जी रही थी। मेरी नौकरी में भी मैं बहुत दिनों तक गैर हाजिर रही। कोर्ट में जो मेरी निजता को उजागर किया गया था, उसकी वजह से लोग मुझे अलग नज़र से देखने लगे थे, मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, मुझ पे मेरे बारे में गलत गलत बातें करने लगे थे। मुझसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने 24 जून 2016 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, जो तीरथ सिंह ठाकुर जी थे। ये वही थे जो 7 अप्रैल 2016 को मेरे केस में जज थे। मैंने उनसे इतना ही सवाल किया था कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे यही सवाल करती हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये विनती करती हूँ कि मेरे साथ आप भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर से ये सवाल पूछें
कि उस दिन मेरी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो उसके साथ भी ऐसा ही करते? देश की सर्वोच्च न्यायालय में बैठे जज अगर ऐसा विश्वासघात देश की बेटियों के साथ करते हैं तो ये देश बेटियों के लिए सुरक्षित कैसे हो सकता है? अपराधी सीना तान कर न्यायालयों के संरक्षण में रहेंगे और बेटियों की आबरू कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। उस दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन आज नहीं है। समय बदलता है। आज वो एक साधारण नागरिक हैं और जवाब दें कि किसके दबाव में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। यही वजह है कि मैं अपने नाम और अपनी पूरी पहचान के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने आज घूम घूम कर आप सबको ये गुरुद्वारे की सारी ज़मीन के दर्शन कराए हैं। कल मेरी पेशी है इसी ज़मीन के लिए। 4 साल हो गए। कोर्ट ने मुझे जितनी ज़मीन पर मेरा कब्जा है उतनी ज़मीन पर मुझे कुछ भी काम करने के लिए आदेश दे दिया है। मैं कर सकती हूँ, लेकिन कोर्ट ने उनसे जवाब पूछा है। कोर्ट में हमने उनसे जवाब मांगा है कि वो बताएं कि वो किस आधार पर इस ज़मीन को अपना कर रहे हैं। ये ज़मीन उनके नाम पर कैसे ट्रांसफ़र हुई? 4 साल हो गए हैं, वो जवाब नहीं दे पाए हैं। अब कल देखना है कि कल कोर्ट में क्या होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।